हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का जो चैप्टर नंबर 6 है डिपॉजिटरी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अब जो है हमारे टर्म 2 का हमारा एग्जाम आएगा, तो वो हमारा क्या है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो हमारा सब्जेक्टिव होगा। तो उसमें हमें आंसर्स लिखने पड़ेंगे। पिछली बार तो MCQ था तो चल गया था, तो मैंने MCQ सीरीज बनाई थी, इसलिए अब क्या होगा, अब सारे चैप्टर्स के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस फॉर्म में बन के आ सकते हैं उस फॉर्म में बना के मैं आपको आंसर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि टर्म 2 में हमारे 6 to 10 चैप्टर आ रहे हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 का नाम है डिपॉजिटरी। इसके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिपॉजिटरी। अगर हमारा जो चैप्टर है ना उसके नेम पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये तो सबसे अच्छे से याद कर लेना। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिपॉजिटरी। सो अ डिपॉजिटरी इज सिमिलर टू बैंक। इन डिपॉजिटरी वी डिपॉजिट आवर फंड एंड होल्ड आवर सिक्योरिटी इन आवर डिपॉजिटरी अकाउंट। यानी कि डिपॉजिटरी क्या होती है, ये यहाँ पे बस एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्म में आएगा, ऐसा भी आ सकता है डिफाइंड डिपॉजिटरी। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा डिपॉजिटरी क्या है, हमारे बैंक की तरह होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने फंड को यानी कि अपने पैसे को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। और अपनी जो सिक्योरिटीज जो हम खरीदते हैं, जो शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये जो हम खरीदते हैं, ये सारी चीजों के हम क्या करते हैं, होल्ड करके अपने डिपॉजिटरी अकाउंट में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, विच आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिटरी एनी 5। यानी कि हमें कोई भी 5 फैक्टर्स, कोई भी 5 फैसिलिटीज बतानी है जो डिपॉजिटरी हमें प्रोवाइड करता है। तो हमारे में आई थिंक बुक में 6 या 7 दे रखी हैं, 7 या 8। तो यहाँ से उनमें से कोई भी 5 जो आपको आसान लगे आप वो लिख लेना। पहला क्या दिया है, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। यानी कि अगर हम डिपॉजिटरी अकाउंट में अपनी सिक्योरिटीज को डिपॉजिट करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो जब हम चाहें उसे इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही हैं, तो पेपर वर्क में भी रिडक्शन होगा और हमारी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम लगेगी या फिर लगेगी नहीं। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ना, एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद खुद से एनालाइज करना कि आपको इनके आंसर आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद आप आंसर को देखना। आगे क्या दिया, थर्ड पॉइंट दिया, नो स्टैंप ड्यूटी इज रिक्वायर्ड। यानी कि कोई भी स्टैंप ड्यूटी या फिर कोई सिग्नेचर की यहाँ पे हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती अपनी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने के लिए या फिर खरीदने या बेचने के लिए। फोर्थ पॉइंट दिया है, एलिमिनेट द रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट्स। यानी कि जो पहले हमारी फिजिकल फॉर्म में जो हमें सर्टिफिकेट मिलते थे, है ना, कि अगर हमने कोई सिक्योरिटी खरीदी फॉर एग्जाम्पल हमने कोई शेयर खरीदा या फिर कोई बॉन्ड खरीदा, तो उसके लिए हमें क्या मिलता था, एक डॉक्यूमेंट मिलता था फिजिकल फॉर्म में जिसे हम टच कर सकते हैं, है ना। तो अगर इन केस अगर वो फट जाता है, अगर हमसे कहीं ट्रांसफर कर रहा है, किसी को डिलीवर कर रहा है, अगर हमने वो सेल करी तो हमें पेपर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो अगर उससे रिलेटेड जो रिस्क है, जैसे कि वो फट जाए या फिर फेक हमें डिलीवर हो जाए, तो वो वाला जो रिस्क है वो भी यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिटरी की हेल्प से एलिमिनेट होता है। लास्ट पॉइंट दिया है, वी कैन होल्ड डिफरेंट सिक्योरिटी इन सिंगल अकाउंट। यानी कि जो हमारा डिपॉजिटरी अकाउंट होता है उस सिंगल अकाउंट में हम अपने डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज को होल्ड करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिक्योरिटी ही हम होल्ड करके रख सकते हैं, अलग अलग सिक्योरिटीज को भी हम रख सकते हैं। आगे क्या दिया है, हाउ मैनी टाइप ऑफ डिपॉजिटरी प्रेजेंट इन इंडिया। यानी कि इंडिया में कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की डिपॉजिटरी प्रेजेंट है। तो ये हमें बहुत आसान है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 2 टाइप की डिपॉजिटरी क्या है इंडिया में प्रेजेंट है। पहली CDSL और दूसरी NSDL। तो CDSL की फुल फॉर्म लिख देना, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, और NSDL के लिख लेना, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, 1 या 2 नंबर में आपका आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 के दिया वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हु आर द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। यानी कि आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी पूछ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं हु आर DP, है ना। अब DP का मतलब यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के मेंबर्स कौन होते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं, हु आर द मेंबर ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो बैंक्स, यहाँ पे बैंक्स आएगा, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सभी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर आर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, ये भी 1-2 नंबर में आ सकता है। तो जो बैंक होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, और जो सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर होते हैं, यानी कि जो सेबी से क्या है, रजिस्टर्ड हैं, ऑथोराइज्ड हैं, तो वो क्या है, वो हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, जो आपसे 4 नंबर में पूछ लेंगे, है ना, तो वो है ये वाला, डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड डिपॉजिटरी। तो ये बैंक और डिपॉजिटरी का जो आपका पहला टॉपिक है ये वही है जो आपने पढ़ा होगा, बुक शुरू होते ही पहला चैप्टर शुरू होता है वही है ये टॉपिक। तो पहला क्या है, होल्ड फंड इन एन अकाउंट। यानी कि बैंक क्या करता है, जो हमारा अकाउंट होता है उसमें हमारे पैसे को स्टोर करके रखता है, मतलब होल्ड करके रखता है ना। और डिपॉजिटरी में क्या होता है, इसमें हम अपने
सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखते हैं। और यहाँ क्या दे रखा है, बैंक में दे रखा है ट्रांसफर फंड बिटवीन अकाउंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट होल्डर। यानी कि हम क्या करते हैं, अकाउंट जो हमारे अकाउंट में पैसे हैं उन्हें हम क्या करते हैं, हम बैंक वालों को बोल देते हैं कि आप ट्रांसफ़र कर दो, तो वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे क्या करते हैं, वो उस पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन डिपॉजिटरी में क्या होता है, पैसा हमने नहीं सेव किया, डिपॉजिटरी में हमने सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखा है, तो हमारे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्या होगा, वो हमारे जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें वो क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। थर्ड पॉइंट दिया है फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र विदाउट हैंडल मनी। यानी कि हमें अपना पैसे को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, इजीली ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पैसे को हैंडल करते हैं, इधर से इधर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे हम सिक्योरिटी की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हमने एक शेयर खरीदा था, अब हमने किसी और को दे दिया, तो अब वो हमारा नहीं रहा, अब हमने उसकी ओनरशिप किसी और को दे दी। फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या दिया है, सेफ कीपिंग मनी, और इसमें दिया है सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि यहाँ पे हम पैसे को सेव करके रखते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ को सेव करके रखते हैं। अगर 4 मार्क्स का है तो ये 4 पॉइंट लिख देना, अगर 5 मार्क्स का आता है तो ये 4 पॉइंट लिख के एक एग्जाम्पल डाल देना, बैंक का डाल देना, SBI, HDFC, IDFC, जो भी आपको डालना है, डिपॉजिटरी का ये CDSL और NSDL भी डाल देना, तो ये आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा। अभी जो हमारे बाकी के बच्चों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प इन रजिस्टर्ड एंड सेफगार्ड सिक्योरिटी। यानी कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है उसके क्लाइंट्स को रजिस्टर और सेफगार्ड सिक्योरिटीज़ करने में। यानी कि जो सिक्योरिटीज़ को हम खरीदते हैं, है ना, या फिर बेचते हैं, तो उन्हें रजिस्टर और सेफ कीपिंग करने में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारा हेल्प करती है, तो वो क्या है, कस्टोडियन। कस्टोडियन में ये वैसे तो हमारा आंसर में होना चाहिए था, बट आपको आंसर से भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। ऐसा भी दे सकते हैं कि चलो छोड़ो, वो नहीं बता रही मैं। ये देखो, आपको बस यहाँ पे क्या फोकस करना है कि कस्टोडियन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, हेल्प करती है इन रजिस्टर्ड एंड सेफ गार्ड सिक्योरिटीज़ को रखने में। यानी कि अगर हम कोई सिक्योरिटी खरीद रहे हैं तो उसे उसकी सेफ कीपिंग करना और उसे रजिस्टर्ड करके रखना किस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, कस्टोडियन का काम है। तो ये कस्टोडियन का एक फीचर भी है, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं। और क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हाट इज डीमेटेरियलाइजेशन एंड रीमेटेरियलाइजेशन मीन्स। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। तो देखो पहला क्या दिया है, डीमेटेरियलाइजेशन कौन सा प्रोसेस है, मतलब डीमेटेरियलाइजेशन और रीमेटेरियलाइजेशन से क्या समझ में आता है, क्या मतलब है इनका। तो आपको क्या लिखना है, अगर डिफरेंस पूछे तो टेबुलर फॉर्म में आप समझा देना, एक टेबल बनाना, एक तरफ डीमेटेरियलाइजेशन लिखना है, एक तरफ रीमेटेरियलाइजेशन लिखना, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर डिफरेंस पूछे, अगर मीनिंग पूछे या फिर डिफाइन करने को पूछे तो आप कैसे भी कर सकते हैं। डीमेटेरियलाइजेशन का क्या है, डीमेटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द फिजिकल सर्टिफिकेट्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय फिलिंग द डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। यानी कि डीमेटेरियलाइजेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें कन्वर्ट कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कैसे कराते हैं, जब हम डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल करते हैं और डिपॉजिट कराते हैं अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, तो क्या होता है, हमारा जो सिक्योरिटीज है वो डीमेटेरियलाइज हो जाती हैं। और रीमेटेरियलाइजेशन क्या है, रीमेटेरियलाइजेशन इसका एकदम उल्टा है, अपोजिट है। रीमेटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म बाय फिलिंग द रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। यानी कि रीमेटेरियलाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स को हम कन्वर्ट कराते हैं फिजिकल सर्टिफिकेट्स में, और क्या होता है, जो कौन से फॉर्म को फिल करके, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल करके। तो डिफरेंस पूछे तो आप टेबुलर फॉर्म में भी समझा सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, हाउ मच बैलेंस इज रिक्वायर्ड टू कीप इन आवर DP अकाउंट। यानी कि हमें जो हमारा डिपॉजिटरी अकाउंट है उसमें कितना मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत है अगर हम अपने DP अकाउंट को ओपन करके रखना चाहते हैं तो। सो नो मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड टू कीप इन DP अकाउंट, यू कैन हैव जीरो बैलेंस इन योर अकाउंट। यानी कि डिपॉजिटरी अकाउंट में ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे जो अमाउंट की बात चले ना, यहाँ पे जो कि मिनिमम बैलेंस कितना चाहिए, तो मिनिमम बैलेंस यहाँ पे हम अपने पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या अभी क्या बात कर रहे हैं, हम सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं कि हमें ज़रूरी है क्या सिक्योरिटीज़ रखनी ही रखनी है अपने DP अकाउंट में। तो किसी भी मिनिमम बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, जीरो बैलेंस भी हमारा क्या है, अकाउंट में चल जाएगा। जैसे कुछ बैंक होता है ना कि इसमें 1000 रुपये डाल के ही रखने पड़ेंगे, तो ये वो वाला केस नहीं है, ये दूसरा केस है। आप इसमें जीरो भी रख सकते हो बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड
बाय ISIN, यानी कि ISIN से आपको क्या समझ में आता है, तो पहले फुल फॉर्म डाल देना ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सारे चैप्टर्स की जो फुल फॉर्म है उसे अच्छे से याद करके जाना। थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, या फिर अगर आप आंसर लिख रहे हो उसके अंदर आप फुल फॉर्म डालते हो तो फिर जो आपका चेकर होता है, जो कॉपी चेक करता है, उसे ऐसा लगता है, जो एग्जामिनर होता है उसे ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे को आता है, समझ में आता है, मतलब पढ़ा रखा है। तो ISIN क्या है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एंड दिस इज अ नंबर प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट फॉर इट्स डिफरेंट सिक्योरिटी फॉर आइडेंटिफाइंग इट्स सिक्योरिटी। यानी कि ISIN क्या है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर एक क्लाइंट को, हर एक इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज खरीदी हैं, तो उन डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या देते हैं, एक ISIN नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल 10 शेयर आपने खरीदे, तो अब उस कंपनी के और शेयर किसी और इंसान ने भी खरीदे होंगे, अब आप दोनों के शेयर मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए क्या है, हर एक का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे आपके आधार कार्ड का एक डिफरेंट नंबर होता है ना, ऐसे ही यहाँ पे सिक्योरिटीज़ का भी एक डिफरेंट नंबर हमें प्रोवाइड किया जाता है। अभी अगर आगे हम देखें तो आगे क्या दिया है, राइट द फंक्शन ऑफ कस्टोडियन। तो कस्टोडियन का क्या लिखना है, हमें फीचर्स भी बोल सकते हैं, फीचर्स ऑफ कस्टोडियन या फिर फंक्शन ऑफ कस्टोडियन। तो वो यहाँ पे देखो तो क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ कस्टोडियन आर मेंटेन क्लाइंट सिक्योरिटीज अकाउंट, यानी कि जो हमारा क्लाइंट है, जो इन्वेस्टर है, उसके सिक्योरिटी अकाउंट को क्या करना, मेंटेन करके रखना। कलेक्टिंग द बेनिफिट्स और राइट अक्योरिंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि जो जिस क्लाइंट ने कोई सिक्योरिटी अगर खरीदी है या बेची है, तो उससे रिलेटेड जो बेनिफिट है या फिर जो उससे रिलेटेड राइट है, वो क्या करना, कलेक्ट करना और क्या करना, इन्फॉर्म करना उसके जो ओनर हैं, जो सिक्योरिटी का ओनर है या फिर जो क्लाइंट है, उसे इन्फॉर्म करके रखना। ये इसका थर्ड फीचर ही है, इन्फॉर्म करना। तो पहले तो बेनिफिट्स और राइट्स को क्या करना, कलेक्ट करके रखना जो क्लाइंट है, और तीसरा फीचर क्या है, कीपिंग क्लाइंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्शंस टेकन फॉर इट्स सिक्योरिटी। यानी कि पहला फीचर क्या है, सिक्योरिटी अकाउंट को मेंटेन करके रखना है। दूसरा फीचर है जो बेनिफिट और जो राइट है उसके बारे में क्या करना है, इन्फॉर्म करते रहना है इन्वेस्टर को या जो क्लाइंट को। और थर्ड पॉइंट है कि जो क्लाइंट है उसे क्या करना, जो भी उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड काम किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, या फिर जो भी नई नई स्कीम्स आ रही हैं या फिर जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, उस सब के बारे में क्या करना, क्लाइंट को इन्फॉर्म करके रखना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, वाई डू वी यूज, ठीक है एक मिनट, वाई डू वी यूज डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म एंड रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। तो अभी मैंने आपको बताया डीमेटरलाइजेशन और रीमेटरलाइजेशन क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म और रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म को क्यों यूज करते हैं। तो रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म यूज्ड इन डीमेटरलाइजेशन प्रोसेस एंड रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म यूज्ड इन रीमेटरलाइजेशन प्रोसेस। तो बस इतना सा ही इसका आंसर हो जाएगा कि डीमैट, बस यही तो बताना है कि हम क्यों यूज करते हैं। तो डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं डीमेटरलाइजेशन प्रोसेस के लिए, जब हमें फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज कराना है, और रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं रीमेटरलाइजेशन के लिए, जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से चेंज करा के फिजिकल सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं। तो ये हमारा चैप्टर काफ़ी छोटा सा था, तो इसके 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, क्योंकि इन 11 क्वेश्चंस में मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है, या फिर किसी और चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी FMM थोड़ी सी पढ़ लें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।